नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में दिल्ली सल्तनत की तुगलक डायनेस्टी के बारे में अध्ययन किया था, जो कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी के मध्य दिल्ली की गद्दी पर काबिज था। और उसमें जो प्रमुख शासक हुए थे गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक डायनेस्टी की नींव डाली थी, जो 1320 से 1325 ईस्वी तक शासक रहा था। वहीं पर ही मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसका बेटा था, जौना खां के नाम से भी, उलूग खां के नाम से भी जाना जाता था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था और वो 1325 से 1351 ईस्वी के मध्य शासक रहा था। इन दोनों शासकों के बारे में हमने डिस्कस किया था। इनके शासन काल से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदु पर प्रकाश डाला था। ये पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर 2 में जो और प्रमुख शासक हुए हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज था। वहीं तुगलक डायनेस्टी के लास्ट सुल्तान था आखिरी सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जो 1394 से 1413 ईस्वी के मध्य था। इसके शासनकाल से जुड़ी कुछ और बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और कुछ प्रमुख घटनाएं जो उनके शासनकाल से जुड़े हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, नॉलेज टीम को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। इसे दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज था, सल्तनतकालीन बादशाह में से एक था। और वो कजन था मोहम्मद बिन तुगलक का। और उसकी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो गुजरात का एक तुर्की स्लेव था तागी, उसने विद्रोह कर दिया था और उसको दबाने के लिए वो गया हुआ था। और वहाँ थाटा के निकट 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात जो मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में जो नोबेल हुआ करते थे, यानी रईस, और जो थियोलॉजियन हुआ करते थे, धार्मिक गुरु थे, उनके शासनकाल से और उसके राजकाज से जुड़े, कोर्ट से जुड़े, तो उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कजन, जो कि फिरोज शाह तुगलक था, उसको गद्दी पर बैठाया। यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से जुड़े कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। उसके विस्तार से हम नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। जैसे उसने कुछ डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, जैसे दीवाने खैरात। बेसिकली ये डिपार्टमेंट फॉर पुअर नीडी पीपल था, जो भी गरीब और जरूरतमंद लोग थे उनकी देखरेख के लिए, उनके जरूरत से जुड़ी चीज़ों रेगुलेशन के लिए उन्होंने दीवाने खैरात नामक इसने डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। वहीं दीवाने बंदगन जो एक डिपार्टमेंट था, वो स्लेव के लिए स्पेसिफिकली फोकस्ड डिपार्टमेंट था। और एक और डिपार्टमेंट की इसने स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, डिपार्टमेंट ऑफ इस्तियाक। बेसिकली ये पेंशन डिपार्टमेंट था, वृद्धजनों से रिलेटेड। तो इस तरीके से 3 डिपार्टमेंट की इसने स्थापना की थी। वहीं पर हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया कि इससे पहले भी जो सुल्तान हुए थे उसने भी डिपार्टमेंट कुछ बनाए थे स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसा कि गयासुद्दीन बलबन, जो स्लेव डायनेस्टी का शासक था, 1266 से 1287 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। उसने दीवाने अरिज यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, क्योंकि उस समय उसके शासनकाल में जो नॉर्थ वेस्ट से बहुत ज़्यादा मंगोल आक्रमण चालू हो गए थे, उनको सप्रेस करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना था, दीवान यानी मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसका अधिकारी अरिज ममालिक हुआ करता था। वहीं अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल से जुड़े कुछ डिपार्टमेंट के बारे में अगर बात करते हैं, तो एक डिपार्टमेंट ऑफ अरियर यानी जो रेवेन्यू से रिलेटेड या टैक्स की वसूली से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट उसने बनाया था, वो था दीवाने मुस्तक राज। और वहीं पर ही जो मार्केट रिफॉर्म या कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बनाया था, दीवाने रियासत। तो ये 2 डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए थे। और उसके पश्चात हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी एक डिपार्टमेंट बनाया था। बेसिकली उसका जो शासनकाल में जो मोस्ट फोकस्ड एरिया था वो एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म के लिए भी दीवाने कोही नामक डिपार्टमेंट बनाया था। वहीं पर आज हमने 3 डिपार्टमेंट फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से जुड़े डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया। फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है जो कंस्ट्रक्शन के लिए और नए नए सिटीज़ के निर्माण के लिए। तो कंस्ट्रक्शन में उसने जो है ना कैनाल का निर्माण कराया एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। वहीं उसने काफ़ी ज़्यादा सिटीज़ का निर्माण भी कराया था, नए नए सिटीज़ का निर्माण कराया। और उसके शासनकाल के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज़ सामने आई, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वहीं जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो थियोलॉजियन या धार्मिक गुरु थे, या कोर्ट के जो उसके कोर्ट यानी उसके महल से जुड़े जो रईस हुआ करते थे, उन्होंने उसको गद्दी पर बैठाया। तो उसने जो भी ये थियोलॉजियन धार्मिक गुरु थे उनको फॉलो किया था, जो भी वो कहते थे वही करता था। इसी के साथ ही उसने जिजिया टैक्स भी नए तरीके से इंट्रोड्यूस किया था और कुछ और टैक्सों को भी लगाया था, जो कि शरीयत लॉ में मेंशन थे और धार्मिक गुरु उससे कहा करता था। तो उनमें से कुछ जैसे टैक्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट टैक्स है जो उसने लगाया था। उनमें से खराज,
खराज एक टैक्स था जो कि 1/10 भाग हुआ करता था, जो भी लैंड में यानी धरती में जो भी प्रोड्यूस हुआ करता था, जो भी किसान प्रोड्यूस करते थे, उसका 1/10 भाग जो है ना वो फिरोज शाह तुगलक के खजाने में जाता था और वो खराज के नाम से जाना जाता था। वही खम्स के नाम से 1/5 भाग जाता था, जो भी वार बूटी क्या होती है, जब एक शासक दूसरे शासक पर आक्रमण करता है और वहां पर प्लंडर करता है, यानी लूट का जो पैसा होता है उसको ही वार बूटी बोलते हैं। तो उस लूट के पैसे का 1/5 भाग जो है सुल्तान के खजाने में जाया करता था, उसको खम्स के नाम से जाना जाता था। वहीं पर जो एक तीसरा कर उसने लगाया था, जिजिया लगाया था, वो बेसिकली नॉन मुस्लिम जो भी उसके शासन में हुआ करते थे, अदर देन मुस्लिम पर्सन, उन पर एक टैक्स लगाता था जिजिया, जो कि शरीयत लॉ में मेंशन था। और वहीं जातक एक टैक्स था मुस्लिम से फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए। तो जातक के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि जातक बेसिकली क्या था, एक ऑब्लिगेटरी टैक्स था जो कि मुस्लिम्स पर लगाया जाता था। और जो 5 पिलर ऑफ इस्लाम में, जैसे कि जानते हैं कि इस्लाम के 5 पिलर हैं और उनमें से एक जातक भी है। जो 5 पिलर ऑफ मुस्लिम्स हैं वो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला है फेथ यानी शहादा, वहीं सेकंड है प्रेयर यानी सलात, थर्ड एल्म्स जिसे जाकत भी बोलते हैं, जाकत जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, फोर्थ है फास्टिंग सावाम, और फिफ्थ है पिलग्रिमेज यानी हज। तो ये 5 पिलर में से एक पिलर है जाकत, जो बेसिकली एल्म गिविंग है, मतलब दान देना। उसमें 5 कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड की गई थी फिरोज शाह तुगलक ने, जैसे फूड ग्रेन है, फ्रूट है, कैमल्स, कैटल, सीप और गोट है, ये जानवर से रिलेटेड। वहीं गोल्ड एंड सिल्वर है और मूवेबल प्रॉपर्टी। इस तरीके से 5 कैटेगरी प्रॉपर्टी पर उसने टैक्स लगाया था, जिसको जाकत टैक्स के नाम से जाना जाता है। वहीं पर उसने कुछ डिपार्टमेंट की स्थापना की थी, जैसे हमने डिस्कस किया। वहीं पर जो हॉस्पिटल्स जो उसने इस्टेब्लिश किए थे अपने राज्य के जो है ना सीमा के अंदर, दारुल सफ़ा के नाम से जाने जाते थे वो हॉस्पिटल। वहीं पर फिरोज शाह तुगलक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी, जिसके फुतूहत फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। और जियाउद्दीन बरानी भी इसके शासनकाल से जुड़े हुए थे। तारीख फिरोज शाही में उसने फिरोज शाह तुगलक के जो शासनकाल से जुड़े महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला था। और वहीं जैसे हम जानते हैं कि फतवाए जहांदारी भी जियाउद्दीन बरानी की पुस्तक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब फिरोज शाह तुगलक से जुड़ी कुछ बातों को विस्तार से जान लेते हैं कि जैसे कि अभी डिस्कस किया, जो नोबेल उसके शासनकाल में होती है, थियोलॉजियन या धार्मिक गुरु होते हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के जो कजन था, उसके जो फिरोज शाह तुगलक था, उसको गद्दी पर बिठाया। तो जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने पूरे शासनकाल के दौरान जो ये थियोलॉजियन और नोबेल हुआ करते थे, केवल इन्हीं की बातों को अनुसरण करके उसने शासन किया। और इसके तहत ये जाना जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में एक भी रिवोल्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वो जो भी ये थियोलॉजियन या धार्मिक गुरु कहा करते थे केवल वही किया करता था और शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग ही चला करता था। उसने वो सारी चीज़ों को बैन कर दिया था जो भी ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियन के अगेंस्ट था और अन इस्लामिक था, जैसे कि जो प्रैक्टिस ऑफ प्रेयर ऑफ वुमन, जो मुस्लिम वुमन अगर ग्रेव ऑफ सेंट यानी जो संत हुआ करते थे उनकी कब्र में जाकर प्रेयर करा करती थी, उसको भी उसने यहाँ तक कि बैन कर दिया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक जाना जाता है अपने जो व्यवहार था पीजन के प्रति, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो लोग थे उनके प्रति, और उसने कई तरीके के इम्प्रूवमेंट किए थे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। और जो भी लोग एग्रीकल्चर व्यवसाय से जुड़े हुए थे, जैसा कि हम जान लेते हैं एक तकावी लोन के बारे में, जो कि उसने इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था और उसने उसी को बढ़ाया था, जो पीजेंट की मदद के लिए, यानी जो किसान थे उनको लोन देने के लिए एक कठिन परिस्थितियों में, जैसे कि फैमिन वगैरह अगर क्रिएट होता है। तो यहाँ तक कि उसके शासनकाल से जुड़ी एक और बात थी कि जो भी लोन देने से अगर जो किसान थे वो काबिल नहीं थे, यानी वो लोन नहीं दिया करते थे, तो उनके एक वजीर थे जिसका नाम मकबूल था। उनके कहने पर उसने जो है ना जो सारे रिकॉर्ड होता था लोन का कि किसको किया, कितना लोन दिया गया था, बेसिकली किसानों से रिलेटेड, तो उसने सारे रिकॉर्डों को जला दिया था, उनको साफ कर दिया था। इस तरीके से उसने किसानों को मदद भी की थी। जैसे कि डिस्कस किया कि अपने 32 साल के शासनकाल में एक भी उनके शासनकाल के दौरान कोई भी विद्रोह नहीं आता, क्योंकि वो शरीयत लॉ के हिसाब से चलता था और थियोलॉजी है उनकी जो बातों का पालन किया करता था। इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए भी उसने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क को अंजाम दिया था और उसने बहुत सारी कैनाल हैं जिनको निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। और बेसिकली उसने कुछ टैक्स भी लगाए थे इस चक्कर में, जिसको वाटर टैक्स के नाम से जाना जाता है, जिसे हक सर्व या हासिल सर्व के नाम से भी जाना जाता था। बेसिकली ये वाटर टैक्स था जो
पानी कैनालों से यूज हुआ करता था फसलों की सिंचाई के लिए, तो उस पर एक टैक्स जो था वो वाटर टैक्स था। हाके सर्व या हासिल सर्व एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज हाके सर्व। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपको जो है ना ये याद रखना है, हाके सर्व या हासिल सर्व क्या था। ये वाटर टैक्स था, ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म के साथ साथ एक और चीज़ के लिए जाना जाता है कि वो बहुत ही रिमार्केबल बिल्डर था और उसने कई सारी ऐसी सिटीज़ का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में। जैसे कि हम जान लेते हैं कि उसने जो उसका बेटा फतेह खान जब पैदा हुआ था तो उसने हरियाणा के निकट एक फतेहाबाद उसी के नाम से एक सिटी का स्थापना की थी। और वहीं पर बंगाल कैंपेन के दौरान जो टाउन है, 2 टाउन उनका रिनेम भी किया था और जौनापुर के नाम से जो है ना एक सिटी की स्थापना की थी। और वो बेसिकली जो उसका कज़न था मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो बचपन का नाम था जौना खां, उसी के नाम पर उसने जौनपुर नामक सिटी की स्थापना की थी। और ये सारा चीज़ किया था उसने बंगाल कैंपेन के दौरान। उसने जो यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद नामक सिटी की भी स्थापना की थी। और अगर हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पर हिसार फिरोजा नामक एक सिटी की स्थापना की थी, जो आजकल जो है ना हिसार के नाम से जाना जाता है हरियाणा में। फिरोज शाह तुगलक ही जो 2 अशोक पिलर थे, एक तोपरा हरियाणा वहाँ से और एक मेरठ जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ से जो अशोक के पिलर थे उनको लाया था और दिल्ली में उनको इरेक्ट किया था। और अब आज भी वो जो है ना महरौली के स्थान पर आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों पिलर जो दिल्ली लाए गए थे वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान लाया गया था। पहला पिलर तोपड़ा हरियाणा से लाया गया था, तोपड़ा हरियाणा, और दूसरा मेरठ उत्तर प्रदेश से। वहीं अगर जो कैनाल सिस्टम उसने इस्टेब्लिश किया था, एक बेसिकली एक इंटीग्रेटेड कैनाल सिस्टम की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। जो प्रमुख नदियां जिनसे उनसे कैनाल कर निकाली गई थी उनमें से यमुना नदी है। बेसिकली हिसार में इरिगेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए उसने कैनाल का निर्माण किया, और दूसरी कैनाल सतलुज से घग्गर को जोड़ा था, और वहीं घग्गर से फिरोजाबाद की सिंचाई के लिए कैनाल का निर्माण किया गया था। और वहीं मंडावी से सिरमौर हिल के लिए बेसिकली हांसी जो हरियाणा में, वहाँ पर सिंचाई वगैरह के लिए भी एक कैनाल का निर्माण किया गया था। तो ये सारी कैनाल बेसिकली एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान की थी। वहीं अगर इतिहासकार जो फरिश्ता हुए हैं उनकी माने तो उसने उनके अनुसार कि कम से कम 800 से 900 तक की जो है ना उसने जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान हुए थे, जिसमें कैनाल, डैम, रिजर्वायर, ब्रिज, यहाँ तक कि फोर्ट और स्कूल और मॉन्स्ट्रीज वगैरह भी शामिल थी। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का एक बेसिकली मरम्मत भी कराया गया था, जो कि अर्थक्वेक से कुतुब मीनार की जो टॉप की इमारत है वो ध्वस्त हो गई थी। तो उसने जो कुतुब मीनार का मरम्मत किया गया था वो 1368 ईस्वी में कराया था। ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का जो 1368 में अगर डैमेज हो गई थी अर्थक्वेक से तो उसका मरम्मत का कार्य किसने कराया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान कराया था। वो 1368 ईस्वी की बात है। अगर उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर हम प्रकाश डालें तो खाने जहां मकबूल एक तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे, उनको उसने वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान इक्ता सिस्टम को इलेबोरेट किया था। इक्ता सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो सैनिक या राजशाही परिवार से जुड़े जो अधिकारी हुआ करते थे उनका जो पेमेंट हुआ करता था वो कैश ना होके जमीन का कुछ पार्ट दे दिया जाता था। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होती थी वो उनका पेमेंट के रूप में काम करती थी। यही इक्तदारी सिस्टम है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस इक्तदारी सिस्टम को एक्सटेंड किया था, एनलार्ज किया था। इसके अंतर्गत जो भी इक्तदारी सिस्टम होती है अगर उसको उसने हेरिडेटरी घोषित कर दिया था, मतलब अगर एक जमीन के हिस्से को कोई एक सोल्जर उसको मालिक हुआ करता था तो उसके पश्चात उससे जुड़ा उसके जो या तो फिर जो पुत्र होगा वो उसका मालिक होगा, या उससे जुड़ा जो है ना अगर उसका पुत्र नहीं है उसका जो दामाद है सन इन लॉ वो मालिक हुआ करेगा। इस तरीके से उसने हेरिडेटरी सिस्टम को लागू कर दिया था अपने शासनकाल के दौरान। इसको वंशानुगत सिस्टम भी बोला जाता है। जो ये असाइनमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू हुआ करता था इक्तदारी सिस्टम से जुड़ा, उसको वजीहा के नाम से जाना जाता है। एग्जाम से काफ़ी पूछा जाता है कि वजीहा क्या है। तो वजीहा बेसिकली एक असाइनमेंट ऑन लैंड रिवेन्यू ऑफ द विलेज है, जो सैनिकों या जो नोबल हुआ करते थे उनसे जुड़े बेसिकली उनकी आय से जुड़े जो भी लैंड उनको असाइन किया जाता था रिवेन्यू के लिए, उसको वजीहा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर कुछ ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं फिरोज शाह तुगलक से जुड़े 4 न्यू टाउन की स्थापना की। जैसे हमने डिस्कस किया फिरोजाबाद, फतेहाबाद,
जौनपुर और हिसार ये जो प्रमुख टाउन है जो फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश किए थे, तो ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। और जो ब्राह्मण पर एक नया टैक्स, सेपरेट टैक्स लगाया था जिजिया, जो कि शरीयत लॉ के अंतर्गत था। और उसने दिल्ली में एक हॉस्पिटल के निर्माण कराया था जिसको दारुल सफ़ा बीमारिस्तान और सफिया खाना के नाम से जाना जाता था। उसने अपने शासनकाल के दौरान रॉयल फैक्ट्रीज यानी कारखानों का निर्माण भी किया था। लगभग 300 नए टाउन स्टैब्लिश किए थे इस तरीके से, जहां पर कारखानों का निर्माण किया गया था उसके शासनकाल के दौरान। यहाँ फिरोज शाह तुगलक ने जो कुतुब मीनार के जो मरम्मत के अलावा जो है मेंटेनेंस के अलावा एक 5th स्टोरी, उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था, और ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। और जो फिरोजाबाद जो रेड फोर्ट के निकट एक सिटी बसाई थी जिसे फिरोज शाह कोटला के नाम से इस समय जाना जाता है, वहीं पर ही जामा मस्जिद और कुतुब मीनार में उसने मरम्मत का कार्य कराया था, बेसिकली रिपेयर का काम कराया था। उसके जो शासनकाल से जुड़े जो प्रमुख इतिहासकार रहे, बरानी और अफीफ के नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। जियाउद्दीन बरानी जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से भी जुड़े हुए थे। कलम ने जो जियाउद्दीन बरानियों से जुड़ी जो प्रमुख पुस्तक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ भी उनको रिकॉल कर लेते हैं। जो जियाउद्दीन बरानी ने फतवाए जहांदारी नामक पुस्तक की रचना की, बेसिकली तुगलक डायनेस्टी के जो अकाउंट है उससे रिलेटेड था। इसमें तुगलक डायनेस्टी के शासनकाल से जुड़ी बातों का विवरण है। वहीं तारीख है फिरोज शाही भी जियाउद्दीन बरानी की पुस्तक है जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से जुड़ी थी। और फतवाए फिरोज शाही जो कि फिरोज शाह तुगलक की खुद आत्मकथा है, उसके बारे में भी अभी हमने डिस्कस कर लिया है। वहीं अगर हम अफीफ यानी जिनका समझ से सिराज अफीफ के नाम से जाना जाता है, उनकी पुस्तक है तारीख फिरोज शाही। तो ये जो पुस्तक है वो अफीफ के द्वारा लिखी गई है और इसमें तुगलक वंश की हिस्ट्री के बारे में मेंशन है। अगर जिजिया की बात आती है तो सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने जिजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक के बाद। लेकिन सबसे पहले अगर जिजिया की बात आती है तो किसने लगाया था, वो सबसे पहले जो जिजिया नॉन ब्राह्मण बेसिकली उन पर भी लगाया था और बेसिकली नॉन मुस्लिम पर, तो ये सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था और उनको वो 2nd ग्रेड का सिटीजन समझा करता था। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जिजिया सबसे पहले किसने इम्पोज किया था, तो सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान इम्पोज किया था। उसके पश्चात सिकंदर लोदी ने भी इसको फॉलो किया और जिजिया कर लगाया था नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। वहीं औरंगजेब ने भी फिर इसको लगाया था। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में हो गई थी और उसके पश्चात जो एक प्रमुख इवेंट हुआ था तुगलक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ, वो तैमूर का आक्रमण, तैमूर दलंग का आक्रमण हुआ था 1398-1399 ईस्वी की अवधि के दौरान। इसके पश्चात जो तुगलक डायनेस्टी है उसका धीरे धीरे पतन हो गया। तो फिरोज शाह तुगलक जब मृत्यु हुई 1388 से 1414 ईस्वी तक के जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात ये पीरियड था जब तुगलक डायनेस्टी रही थी 1388 से 1414 ईस्वी की तक। और 1414 ईस्वी के बाद सैयद डायनेस्टी का पदार्पण हुआ था दिल्ली सल्तनत पर। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के पश्चात मालवा, गुजरात और सारकी जो कि जौनपुर में एक रूलर हुआ करता था, नोबल हुआ करता था, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398-99 के मध्य। तैमूर एक तुर्क था जिसने इंडिया पर आक्रमण किया था और जो शासनकाल था उस समय तुगलक डायनेस्टी के जो शासक हुआ करता था मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल में ये आक्रमण हुआ था और ये लास्ट सुल्तान था तुगलक डायनेस्टी का। ये एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो तैमूर का आक्रमण हुआ था दिल्ली सल्तनत पर, तो उस समय कौन सी डायनेस्टी का शासन किया करता था, वो मोहम्मद शाह तुगलक था। इसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। जब तैमूर 1399 में वापस हुआ तो उसने खिज्र खां को पंजाब का नॉमिनी नियुक्त किया था। तो खिज्र खां तब पंजाब में शासन किया करता था और वो नॉमिनी था तैमूर का, और जिसने 1414 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की हत्या करके दिल्ली सिंहासन के कब्जा कर लिया था और फिर सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। तो सैयद डायनेस्टी की स्थापना 1414 ईस्वी में खिज्र खां द्वारा किया गया था और वो तैमूर का जो है ना नॉमिनी था जो कि पंजाब पर रूल किया करता था। इस तरीके से दोस्तों आज के लेक्चर में हम तुगलक डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत पर काबिज हुई थी, जिसके जो 1320 से 1414 ईस्वी के मध्य सल्तनत हिस्ट्री पर जिसने शासन किया था, उसके बारे में जो सेकंड पार्ट है इसमें डिस्कस किया। इसमें फिरोज शाह तुगलक और उसके शासन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातों पर हमने प्रकाश डाला। वहीं नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी का अंतिम शासक था, उसके शासनकाल के दौरान 1398-99 में तैमूर द लेम का आक्रमण हुआ था। उसके पश्चात खिज्र खां ने नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक की हत्या करके सैयद डायनेस्टी की नींव डाली 1414 ईस्वी में। आपको लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नॉलेज टीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।